नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। और साथियों, स्वास्थ्य थोड़ा नासाज रहा है, तबीयत थोड़ी दिक्कत में रही है, इस वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। आज से आपकी क्लासें रेगुलर रहेंगी। तो कल की क्लास में कल थोड़ी तबीयत नासाज थी, इस वजह से थोड़ा हल्की आवाज़ भी थोड़े बता रहे हैं कि वॉल्यूम, कमेंट में भी बता रहे थे सभी साथी के वॉल्यूम थोड़ा कम है। तो आवाज़ कल निकल ही इतनी ही रही थी, अब क्या बताएं, तबीयत खराब थी फिर भी मैंने ली। मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा 3 दिन का गैप हो गया था, इससे ज़्यादा सही नहीं रहेगा। तो साथियों, आज की क्लास में मैंने कल मौर्योत्तर क्लास का मैंने थोड़ा इंट्रो आपको दे दिया कि मौर्योत्तर काल की विशेषताएं तुम्हें बताई थी कि जो भारत रोमन साम्राज्य भारत रोमन व्यापार विकसित होगा, और वो जितनी भी विशेषता थी वो सब आप देख सकोगे कि नगरीकरण, जैसे बोलते हैं नगरीकरण, नगरीकरण की भी इसी में तो आपको दिखाई देगा कि नगरीकरण होता हुआ दिखाई देगा। तो वो एक क्रमिक जो महाजनपद काल से साथ ही चला आ रहा था वही आपको नजर आएगा यहाँ। तो आज की क्लास में, कल की क्लास में मैंने आपको एक सातवाहन तक मैंने बताया था, शुंग वंश का आपको बताया था कि शुंग वंश के बारे में, कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य शासक आपके तो बृहद्रथ का मंत्री था, या उसकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा सेनापति था उसका। तो ऐसे ही साथी शुंग वंश से मैंने आपको करवाया था, शुंग के बाद कर्ण को करवाया, और कर्ण के बाद कर्ण वंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव था, या वसुदेव बोला जाता है कहीं कहीं साथियों। तो उसके बाद फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो साथियों सातवाहन वंश की चर्चा हुई थी। एक चेदी वंश और है, तो सातवाहन के बाद चेदी वंश को भी साथियों देख लेंगे। सातवाहन वंश में मैंने आपको कराया था कि पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य बोला गया है, और अभिलेखों में साथियों सातवाहन बोला गया है। ये जो सातवाहन वंश था वो मात्र सत्तात्मक था, या सातवाहन जो साम्राज्य था मात्र सत्तात्मक साम्राज्य था साथियों। और जब मात्र सत्तात्मक साम्राज्य में आप देखोगे तो मात्र सत्तात्मक साम्राज्य की आपको ऐसे ही पता चलेगा कि जितने भी इनके नाम होंगे, जितने भी सम्राट होंगे और जितने भी इनके राजाओं के नाम होंगे साथियों, वो सब माताओं के नाम से स्टार्ट होंगे, या ये कह सकते हो कि महिला के नाम से इनके नाम प्रारंभ होंगे। क्योंकि जैसे अब आज शासकों की चर्चा होगी साथियों, तो शासकों की चर्चा में आप देखोगे साथियों कि जो सबसे प्रथम शासक है वो सातकर्णी प्रथम होगा। और उससे नीचे आप देखोगे तो गौतमी पुत्र सातकर्णी होगा, या गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद आप देखोगे ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। उसके बाद आप देखोगे लास्ट में जैसे यज्ञ श्री सातकर्णी। तो ये आपको एक क्रम देखेगा कि माताओं के नाम से इनके नाम भी स्टार्ट होंगे, नाम प्रारंभ होंगे। और आप आगे जाके जैसे ही इनके जैसे चर्चा होगी सामाजिकता की, सामाजिक व्यवस्था की, और इनकी जैसे आर्थिक स्थिति की, इनकी जब चर्चा होगी साथियों, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आप देखोगे कि ब्राह्मण मत अनुयायी थे, या ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। लेकिन बाकी अदर धर्मों का भी ये विरोध नहीं करते, उनका भी बहुत सम्मान करते हैं, उनको भी आप अपना सानिध्य देते हैं, या उनको भी आप देखोगे कि उनको भी अपने सॉरी, आप देखोगे कि उनको भी एक अपना बोलते हैं कि उनको भी जैसे वो बोलते हैं ना कि जो द्वेष भावना, जैसे अभी हम कह रहे थे पुष्यमित्र शुंग की, जब शुंग वंश के एक शासक की चर्चा हुई थी, तो आप देखोगे उसमें बताया गया कि वो बौद्ध धर्म का विरोधी था, उसने बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया, और अब कह सकते हो लास्ट में कि बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, लेकिन भरत स्तूप का निर्माण भी करवाया। तो ये साथियों जो सातवाहन वंश है, आप कह सकते हो धार्मिक स्थिति में उदार ब्राह्मण धर्म के मतानुयायी थे, लेकिन बाकी सभी धर्मों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। बाकी सभी धर्मों को के प्रति उनको मतलब उदार रहे, किसी के प्रति कट्टरता की भावना नहीं लाए साथियों। तो जैसे ही आज चर्चा होगी साथियों, अगर हम पहुंचे तो सबसे पहले हम प्रारंभ करें, तो आप देखोगे कि आज चर्चा होगी सातवाहन वंश के शासकों की। तो सबसे पहले सातवाहन वंश के शासकों में आप देखोगे कि सबसे पहले आ जाएगा सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। और जब साथियों सातकर्णी प्रथम के बाद जैसे ही आप देखोगे, तो सातकर्णी प्रथम की मैंने आपको बताया था कि धनदेव के अयोध्या अभिलेख में स्पेशल बोला गया है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। तो सीधे सीधे इसमें आ जाएगा कि 2 अश्वमेध यज्ञ किए और 1 राजसूय यज्ञ किया। तो इसमें यहाँ से प्रश्न उठाता है साथियों आयोग, तो 2 अश्वमेध यज्ञ
यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सूय यज्ञ। और एक मैं आपको साथियों समझाना चाहूँ कि अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर वैसे आकर मैं आपको समझाना समझाना चाहूँ तो अगर मैं आपको बताऊं कि अश्वमेध यज्ञ ये भी कह सकते हैं कि प्रतापी राजा या साम्राज्य। तो अश्वमेध यज्ञ का ये मतलब था, आपने रामायण में देखा होगा कि जब राम वापस आ जाते हैं तो एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जो लव कुश वाली लीला। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप धार्मिक थोड़ा बहुत भी धार्मिक अगर कह सकते हैं कि धार्मिक इंटरेस्ट रखते हो, या रामायण में थोड़ा बहुत भी अगर आपको जानकारी होगी तो ज़्यादातर होती है। रामायण आप एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो सनातन परंपरा का सबसे पवित्र ग्रंथ जैसे माना जाता है रामायण। तो उसमें जैसी चर्चा हुई तो जो भगवान राम है वो भी करते हैं 2 अश्वमेध यज्ञ, तो वो एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं अंतिम में। तो एक अश्वमेध यज्ञ का मतलब यही है कि यज्ञ के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और घोड़ा जहाँ उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, और घोड़ा जहाँ जहाँ तक विचरण करेगा वो सब जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है उस राजा के अधीन माने जाएंगे। और अगर आप अधीन नहीं होते, जिसने भी अगर घोड़े को रोक लिया, तो आप देखोगे कि उसमें जिसने घोड़े को रोका है उसे राजा से युद्ध करना पड़ेगा या राजा को परास्त करना पड़ेगा। या तो जिसने यज्ञ किया उस राजा को परास्त करे तो आप घोड़ा रोक सकते हो, या फिर उससे युद्ध माना, उसे दुश्मन माना जाएगा अगर कोई घोड़ा रोकता है तो साथियों। तो ये अश्वमेध यज्ञ था। राजसूय यज्ञ साथियों ऐसा होता है कि ये प्रतापी राजा, कि हम प्रतापी राजा हैं तो हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ का भी मतलब ये है कि हम अपने आसपास के उसमें हम बताना चाहते हैं कि देखो हम सबसे ताकतवर और सबसे प्रतापी सम्राट हैं। तो ये सब दिखाने के लिए, ये सब बताने के लिए साथियों राजसूय यज्ञ किया जाता है। तो इसके बाद आप देखोगे कि अगर सातकर्णी प्रथम की और एक चर्चा करें तो आप देखोगे कि इसके सिक्कों पर श्री 7 अंकित मिलता है। जैसे होता है ना कि इसके सिक्कों पर श्री 7 नाम अंकित मिलता है, श्री 7 लिखा मिलता है। तो और श्री को साथियों आप देखते वर्तमान में भी आप देख सकते हो कि श्री शब्द की जो चर्चा होती है वो कह सकते हो कि लक्ष्मी देवी जो धन की देवी हैं उनके लिए श्री का प्रयोग किया जाता है। श्री शब्द का कह सकते हैं अनुकरण जो कहते हैं, या फिर श्री शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो एक धन की जो देवी हैं लक्ष्मी या महालक्ष्मी, उनके लिए किया जाता है। तो इसके सिक्कों पर यहाँ से प्रश्न साथ ही उठाया गया है, इसके सिक्कों पर श्री 7 लिखा था, श्री 7 लिखा था। तो साथियों ये भी यहाँ से मैं बता तो रहा हूँ, जहां जहां से लग रहा है कि जहां जहां से प्रश्न उठाया गया है वो सब साथियों मैं आपको यहाँ बोर्ड पे करवाऊंगा, बाकायदा सिनॉप्सिस बना के करवाऊंगा, एक एक स्ट्रक्चर जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ऐसा करवाऊँ साथियों, आप बेफिक्र रहो। और जैसे ही हम देखेंगे साथियों तो इसमें अगर एक चर्चा और होती है सातकर्णी प्रथम में कि इसके जो उपाधियां मिली कुछ, तो उस उपाधियों में आप देखोगे 2 उपाधियां मेन मानी जाती हैं, या जहां तक पूछा गया है वो 2 उपाधियां पूछी गई साथियों। तो उसमें जब उपाधियों में की चर्चा हुई तो आप देखोगे दक्षिण दक्षिण या आप कह सकते हो दक्षिण पथ पथेश्वर, एक तो ये है। और दूसरी आप देखोगे तो साथियों एक होती है अप्रतिहित चक्र। तो ऐसे 2 जो उपाधियां मेन जहां से पूछा गया है, और इसमें भी साथियों दक्षिण पथ पथेश्वर ज्यादा पूछा गया है, दक्षिण पथ पथेश्वर पथेश्वर। और दूसरी आप देखोगे दूसरी चर्चा होगी अप्रतिहत चक्र। ये 2 प्रकार की साथियों आप देखोगे 2 प्रकार की जो उपाधियां हैं, उपाधियां 2 प्रकार की साथियों उपाधियों की चर्चा होती है। इससे आगे जैसी जो मेन जो सप्तकर्णी प्रथम है उसके बारे में साथियों यहीं से ज्यादा प्रश्न पूछा गया, यही मेन है। इसके बाद आप देखोगे कि इसके बाद एक जो दूसरा शासक है उसकी चर्चा होती है। तो यही एक शासक आता है दूसरे नंबर पे, अगर हम देखें तो जैसी साथियों चर्चा होगी तो दूसरे नंबर पे एक शासक होता है हाल नामक। उसके बारे में साथियों एक जो मेन जो जानना जरूरी है वो है कि उसने एक ग्रंथ की रचना की या एक पुस्तक की रचना की, या उसने ऐसी रचना की जिसका नाम है गाथा सप्तशती। तो आप लिख सकते हो हाल। हाल अगर जैसे देखें तो हाल का बस मेन एक यहाँ से ही प्रश्न उठाया जाता है, बाकी हाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इसके बाद जो आएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसके साथियों उसके बारे में आपको लगेगा
यहाँ गौतमीपुत्र सातकर्णी से कई बार प्रश्न पूछा गया है और गौतमीपुत्र सातकर्णी से प्रश्न लगातार अगर आयोग उठाता है तो उठाता रहेगा। पिछली कुछ सालों में हो सकता है 2 सालों से साथियों नहीं पूछा गया, लेकिन 2017 में इसी मौर्योत्तर काल से 5 से 6 प्रश्न साथियों आरओ में पूछे गए थे हिस्ट्री के। 2017 की आप देख लेना प्रीवियस ईयर में पूर्वालोकन जो आप देखोगे। वैसे मैं पूर्वालोकन में खुद देख के आता हूँ, पूरी टीम भी एक रिसर्च करती है उस पे। तो आप देखोगे कि 6 से 7 क्वेश्चन वहाँ 2017 में पूछे गए साथियों, सिर्फ मौर्योत्तर काल से ही पूछे गए हैं साथियों। तो और उसमें भी आप देखोगे कि जो हाल से पूछा गया, हाल की रचना, मेन रचना पूछा जाता है कि रचना जो थी वो थी गाथा सप्तशती। गाथा गाथा सप्तशती सप्तशती। तो ये गाथा सप्तशती साथियों हाल की जो रचना थी वहां से पूछा जाता है। दूसरा अगर साथियों देखोगे तो अब इससे आगे हम पहुंच जाएंगे साथियों कि जैसे जो मेन जो मैं बता रहा था आपको कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो तीसरे शासक की जो चर्चा होती है वो आ जाएगा साथियों गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो जो सातवाहन वंश के कुछ शासक हैं इनकी जो पूछ लेता है तो अब आ जाएगा साथियों गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। साथियों गौतमीपुत्र सातकर्णी ही जैसे बोलते हैं ना वास्तविक संस्थापक या सबसे प्रतापी राजा, अगर कोई सातवाहन वंश में अगर जाना जाएगा तो गौतमीपुत्र सातकर्णी साथियों। इससे कुछ जैसे आप कह सकते हो कि इसकी कुछ उपाधियां थी, अद्वितीय ब्राह्मण, परशुराम, जैसे वर्तमान का परशुराम, जैसे दूसरा परशुराम या वर्तमान परशुराम, या कह सकते हो सातवाहन वंश का परशुराम। तीसरा अगर आप कहो तो क्षत्रिय दर्प मान मर्दन करके आ जाता है, या क्षत्रिय दर्प मर्दन कुछ ऐसे करके होती है। तो तीन जो मेन जो जहां से पूछा गया तो तीन इनकी उपाधियां थी। सबसे पहले उपाधियों से ही प्रारंभ करते हैं साथियों। अभी पूरी तरीके से थोड़ा गला सही नहीं, हल्की सी खांसी लगी साथियों, तो हो जाएगी। बाकी तबीयत पूरी तरीके से स्वस्थ है। आपकी रेगुलर आपकी क्लास रहेंगी, निरंतर आप बेफिक्र होकर साथियों क्लास करें और इसी टाइम आपकी क्लास मिलती रहेंगी आपको साथियों। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधियों की चर्चा करें तो सबसे पहले साथियों आता है अद्वितीय ब्राह्मण। अद्वितीय ब्राह्मण ब्राह्मण। दूसरी साथियों आप देखोगे कि दूसरा परशुराम, दूसरा परशुराम परशुराम। और तीसरी साथियों जो इसकी उपाधि है वो है क्षत्रिय क्षत्रिय दर्प मान मर्दन। मान मर्दन। ये तीन उपाधियां जो कई बार पूछी गई साथियों, तो आप कह सकते हो उपाधियां। उपाधियां ये गौतमीपुत्र सातकर्णी की साथियों उपाधियां हैं। ये द्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, दूसरा परशुराम और क्षत्रिय दर्प मान मर्दन साथियों। तो यहाँ से कई बार प्रश्न उठाया गया साथियों। इसके बाद आप देखोगे कि इसके बारे में एक कहावत थी कि इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हैं। तो ये एक कहावत मैं इसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार थी। तो इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हैं। 3 समुद्रों का पानी पीते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता था कि इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हैं। अब ये मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों कहा जाता था ये। क्योंकि आप देखोगे कि इसके समय में ये इतना प्रतापी राजा था, या कह सकते हो इतना युद्ध कौशल में और इतना कूटनीतिक और हर क्षेत्र में इस तरह आप कह सकते हो कि सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी राजा अगर माना जाता है सातवाहन में तो यही है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसके शासन काल में साथियों तो सातवाहन जो वंश का जो साम्राज्य था, या सातवाहन साम्राज्य था, वो आपको लगेगा कि आपको श्रीलंका तक, तो आप जो मेन जो तीन जो चर्चा कर रहा है ये 3 समुद्रों की जो चर्चा की है वो यही है कि आपको लगेगा कि यहाँ से गुजरात से लेकर और गुजरात से सीधे आंध्र प्रदेश और ये पूरा यहाँ से लेके जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर और श्रीलंका तक इसका वो था साम्राज्य। इसने जीत लिया था, इसीलिए इसको बोला जाता था कि ये इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हैं। और इससे आगे जैसे ही आप देखोगे तो इसे एक प्रजा का हितैषी या प्रजा के सुख में सुखी होने वाला राजा बोला गया है और प्रजा के दुख में दुखी होने वाला एक राजा बोला गया। तो इसीलिए
आप देखोगे कि जैसे प्रजा का हितैषी जो राजा बोला इसी, और जब प्रजा का हितैषी राजा होगा तो इसीलिए तो इसे उपाधियां मिली हैं, क्या द्वितीय ब्राह्मण, दूसरा परशुराम, क्षत्रिय मानवर्धन। तो ये जो उपाधियां मिली हैं वो क्यों मिली हैं, ये इसीलिए तो मिली हैं। तो आप कह सकते हो कि इसके बारे में एक और आता है कि प्रजा का हितैषी, प्रजा का हितैषी, हितैषी शासक, सीधे सीधे ये पूछ लेता साथियों। इससे आगे जैसे ही इसके बारे में यहाँ से ही पसंद जाता है, उपाधियों से ज्यादा उठाया गया है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि इसके घोड़े, ये कहावत थी या ये कहा जाता था इसके शासनकाल में कि इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। इसके आगे जैसे ही हम साथियों आप बढ़ेंगे तो आप इसके बाद आएगा इसी का पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो चलते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो वशिष्ठी, वशिष्ठ, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, पुत्र पुलमावी, पुलमावी, पुलमावी। ये भी साथियों आप कह सकते हो कि ये भी बहुत बलशाली और बलिष्ठ राजा था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी युद्ध कौशल में निपुण था। और एक इसी पे आप कह सकते हो कि एक मूवी भी है, आप कह सकते हो साउथ की मूवी, जिसमें आप देखोगे कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे ध्यान ना हो, कि चिरंजीवी हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं साउथ के, साउथ सुपरस्टार जिन्हें बोला जाता है, उन्होंने एक्टिंग की है इसमें। या हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ साउथ की मूवी है। और सातवाहन वंश पर बकायदा उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आधारित है, उसके पुत्र की आप देखोगे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी की भी वहाँ पे युद्ध कौशल और उसकी जो कूटनीति और वो सब दिखाया गया है। तो ऐसी अगर मूवियाँ आपको जो प्रामाणिक अगर मूवियाँ हों, ऐसी नहीं कि उठा लिया ऐतिहासिक, ऐसा ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट और अंदर सब चेंज कर दिया, तो उससे तो और आपको कह सकते हैं कि आप भ्रमित हो जाओगे ऐसी मूवियाँ देख देख कर। तो जिससे जैसे कि आपको एक आप कह सकते हो कि एक मिथक चलता है कि अकबर जोधाबाई, और जब पढ़ के इतिहास तो पता चलता है कि अकबर की वाइफ वाइफ हरकाबाई थी, या अकबर की जो पत्नी थी जिससे शादी हुई थी, या अकबर की जो रानी थी, या ये जो जो जयपुर की राजकुमारी थी उसका नाम हरखाबाई था, जोधाबाई तो उसकी बेटे की बहू थी। तो ऐसे ही साथियों के इतिहास को, ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट उठाने से मतलब नहीं है, उसको इतिहास को अगर दिखाना है तो एक प्रमाणिक तौर पर दिखाएं। तो जहाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको सातवाहन वंश की जो आप कह सकते हो सातकर्णी वाली जो मूवी है, उसमें हाँ जहाँ तक है कि 100 नहीं तो लगभग 80% जो ऐतिहासिक जो चीज़ें दिखाई हैं वो प्रमाणिक ही हैं। जहाँ तक जो दे रखा है उसी आधार पर ज़्यादा दिखाया गया है। ज़्यादा ही हो रहा है। तो जैसे ही साथियों वशिष्ठी पुत्र पुलमावी की चर्चा करें तो आप देखोगे कि इसकी जैसे इसकी भी मेन जैसे अब होती है, तो इसको भी सबसे पहले उपाधियों की अगर जिक्र करें तो इसकी उपाधि भी दक्षिणा पदपतेश्वर थी। और उसके बाद आप देखोगे कि इसका एक जहाँ से मिलता है कि एक जो उल्लेख है या इसके बारे में अगर एक पॉइंट अगर हम देना चाहें साथियों, तो उसमें आप दे सकते हो कि अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया इसने। दक्षिण दक्षिणा पथपथेश्वर, पथपथेश्वर इसकी भी उपाधि थी साथियों। उपाधि, उपाधि। और दूसरा पॉइंट साथियों आप कह सकते हो कि अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया, स्तूप का निर्माण करवाया साथियों, निर्माण करवाया। तो इसने अमरावती स्तूप का साथियों निर्माण करवाया। इसके बारे में यही यहाँ से ज्यादातर नहीं प्रश्न आते इसमें, आप देख सकते हो ये मेन मेन पॉइंट ही पूछेगा। इससे आगे जैसे ही साथियों हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इसके बाद आ जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। और जब यज्ञश्री सातकर्णी की जैसे ही चर्चा करेंगे तो यज्ञश्री सातकर्णी में आप देखोगे कि यज्ञश्री सातकर्णी को जैसे अंतिम महत्वपूर्ण राजा माना गया है। और अंतिम महत्वपूर्ण राजा इसलिए माना गया है कि जिसने शकों से युद्ध किया, या आप कह सकते हो कि शकों के जो विजित क्षेत्र थे उन्हें बाद में दोबारा जीत लिया। तो जैसे ही यज्ञश्री सातकर्णी की चर्चा करें साथियों, तो आप देखोगे कि यज्ञ श्री सातकर्णी,
सातकर्णी। और जैसी साथी यज्ञ सातकर्णी की चर्चा करें तो आप सबसे कह सकते हो कि अंतिम महत्वपूर्ण शासक, अंतिम महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक। दूसरा आप कह सकते हो कि जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, और क्यों महत्वपूर्ण शासक था कि इसने शकों द्वारा जो विजित क्षेत्र थे, जो विजित क्षेत्र थे उनको दोबारा जीत लिया, उनको दोबारा जीता, इसलिए ये महत्वपूर्ण शासक था। इसके बाद आप ये कह सकते हो कि इसके सिक्कों की जैसे चर्चा होती है तो इसके सिक्कों पर पानी जहाज के चित्र मिलते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसके सिक्कों पर पानी के जहाज एवं बंदरगाहों के चित्र, बंदरगाहों के चित्र मिलते हैं। और इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो साथियों? इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसका जो जल यात्रा या जो जल आप कह सकते हो कि जो विदेशी व्यापार, उस पर अधिक इसका ध्यान था, या उस पर अधिक जैसे वो कह सकते हैं कि अत्यधिक ध्यान था, या इसके जो साम्राज्य में या इसके शासन काल में साथियों जो आप कह सकते हो विदेशी व्यापार, जो पानी जो जहाजों से जो होता था उस पर अत्यधिक बल दिया गया, ये भी कह सकते हो साथियों। आप देख सकते हो कि यज्ञ सातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य विभाजित हो गया साथियों। और विभाजन के कारण क्या होंगे? एक विद्रोह होगा, और दूसरा आप देखोगे कि तो केंद्रीय सत्ता की कमी होगी, केंद्रीय सत्ता कोई बची नहीं, और जब केंद्रीय सत्ता नहीं बचेगी तो साथियों विद्रोह होगा ही होगा। तो मेन जैसे होता है कि इसकी मृत्यु के बाद, आप कह सकते हो मृत्यु के बाद साम्राज्य विभाजित हो गया, और जब साम्राज्य विभाजित होगा तो इसके दो कारण होंगे, मेन जो दो कारण होंगे उनमें से पहला कारण होगा साथियों, अगर पहला कारण आप देना चाहो तो पहला कारण होगा विद्रोह, क्योंकि विद्रोहों से भी तो विभाजित होगा साम्राज्य, विद्रोह होने लगेंगे। और जब विद्रोह, तो दूसरा कारण साथियों आप दे सकते हो केंद्रीय सत्ता की कमी, केंद्रीय सत्ता या केंद्रीय प्रशासन नहीं था, तो केंद्रीय सत्ता की कमी साथियों ये भी बोल सकते हैं। और जब केंद्रीय सत्ता की कमी हो जाएगी तो आप कह सकते हो कि समाज विभाजन हो ही जाएगा। जब केंद्रीय सत्ता की दुर्बलता कह सकते हो, कमी नहीं कह सकते, दुर्बलता। अगर कमी अगर आप न डालो तो सीधे सीधे कह सकते हो कि केंद्रीय सत्ता की दुर्बलता, ये भी लिख सकते हो साथियों। इसके आगे जैसे ही हम जाएं तो साथियों कह सकते हो कि जो सातवाहन संस्कृति और समाज की स्थिति, तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से ही पूछ लेता है कि सातवाहन की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, या सातवाहन की संस्कृति की चर्चा करो, या सातवाहन की जो सामाजिक स्थिति है उसकी चर्चा करो साथियों। तो जो सातवाहन सामाजिक, जो मैंने आपको बताया था, मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज की बात जैसी चर्चा होगी तो ब्राह्मण मतानुयायी थे, ये मैं कई बार आपको समझा दिया, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये ध्यान रखना, नोट करते जाना। मैं मुंह से जो बोलता हूँ वो भी नोट करना, बोर्ड पे जो लिखता हूँ वो भी साथियों आप नोट करते रहना। तो जो सातवाहन सामाजिक आप कह सकते हो सामाजिक स्थिति की चर्चा करो तो मात्र सत्तात्मक, या मैं एक बार आपको साथियों करवा ही देता हूँ, फिर बाद में कहेंगे गुरुजी आपने तो करवाया ही नहीं। सातवाहन समाज, और जब सातवाहन समाज की साथियों चर्चा होगी, सबसे पहले कह सकते हो आप साथियों कि मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक। दूसरा आप कह सकते हो कि ब्राह्मण मतानुयायी, और जब साथियों ब्राह्मण मतानुयायी होंगे तो आप कह सकते हो कि अन्य धर्मों को भी प्रश्रय दिया, या अन्य धर्मों के प्रति भी उदार, ये भी लिख सकते हो।
ब्राह्मण मतवाणी थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उदार, धर्मों के प्रति भी उदार उदार थे साथियों, उदार थे। इसके बाद जैसे ही साथियों आप देखोगे तो एक पॉइंट आता है कि यहाँ मैंने शुरुआत में भी करवाया था कि पहली बार भूमिदान, कह सकते हो कि पहली बार जो भूमिदान की या भूमिदान करने की जो प्रथम जो मिलते हैं, प्रथम उल्लेख जो मिलता है, यहाँ सबसे पहले जो भूमिदान की जो प्रथा प्रारंभ की गई वो सातवाहन आप कह सकते हो सातवाहन जो काल था या सातवाहन साम्राज्य था उसमें की गई। और पहली बार जो भूमिदान करने की जो परंपरा थी उससे जब शुरू होती है तो आप देखोगे कि इसी में जो सामंतवादी व्यवस्था के बीजारोपण आपको नजर आएंगे। और आप कह सकते हो कि जो वस्तुतः जो भूमिदान है वो धार्मिक लोगों को किया जाता था, आप कह सकते हो कि धार्मिक उद्देश्यों से दिया जाता था। किसी ने धार्मिक अनुष्ठान किया तो किसी ब्राह्मण को दे दिया कि चलो ये पुरोहित है इसे दे दो, तो उसे भूमिदान दे दिया, तो ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए दिया जाता था। तो साथ ही कह सकते हो कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम भूमिदान भूमि दान परंपरा परंपरा प्रारंभ प्रारंभ सर्वप्रथम भूमिदान परंपरा प्रारंभ। और जो भूमिदान परंपरा प्रारंभ होगी साथियों तो आप कह सकते हो कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए, सबसे पहले तो धार्मिक उद्देश्यों के लिए दी जाती थी ना, धार्मिक उद्देश्यों के लिए, उद्देश्यों के लिए। और जब साथियों धार्मिक उद्देश्यों के बाद आप देखोगे यहीं से आपको आप कह सकते हो कि आगे चलकर यही जो भूमिदान परंपरा है आगे चलकर साथियों यहाँ पे आप कह सकते हो कि आगे चलकर यही सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था का बीजारोपण, व्यवस्था का बीजारोपण, बीजारोपण रोपण सिद्ध हुई, सिद्ध हुई। तो साथियों आप देख सकते हो कि जो सर्वप्रथम कह सकते हो कि सर्वप्रथम भूमिदान परंपरा प्रारंभ हुई साथियों सातवाहन साम्राज्य, सातवाहन जो सामाजिक स्थिति है सातवाहन साम्राज्य में। और यही भूमिदान परंपरा आगे चलकर यही सामंती व्यवस्था का बीजारोपण सिद्ध हुई। यहीं से आपको साथियों की सामंती व्यवस्था का बीजारोपण नजर आएगा। और जो जो सातवाहन के काल में या सातवाहन साम्राज्य के समय में जो भूमिदान परंपरा दी जाती है, भूमिदान की जाती थी, वो धार्मिक उद्देश्यों के लिए साथियों दी जाती थी। इसका ये नहीं था कि किसी और के आर्थिक दे दे या सैनिक दे दे या जैसे युद्ध कौशल के लिए दे दे, नहीं। इनकी जो भूमिदान परंपरा थी या जो भूमिदान दी जाती थी साथियों वो एक धार्मिक अनुष्ठान, जैसे किसी ने धार्मिक अनुष्ठान किया या धार्मिक पुरोहित को देनी है, धार्मिक पुरोहित को दे दिया, धार्मिक अनुष्ठान करवाने तो अनुष्ठान करने वाले जो पंडित आता है उसको दे दिया, तो उसको दान दे दिया। तो ये धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती थी, धार्मिक कार्य करवाए तो उस धार्मिक कार्यों में आप देखोगे कि अनुष्ठान होंगे। इसके बाद ही साथियों जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो चर्चा होगी, इसके बाद ही साथियों चेदी वंश की। अब इससे आगे सातवाहन के बाद एक चेदी वंश बीच में रहेगा था, चेदी वंश की करवा दें। चेदी वंश कोई महामेघवाहन वंश बोला जाता है। और इसकी जैसे ही आप देखोगे तो इसका क्षेत्र है उड़ीसा वाला, तो उड़ीसा में आप देखोगे। और जो इसे चेदी वंश को महामेघवाहन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका संस्थापक था महामेघवाहन। इसके साथियों चेदी वंश में एक प्रश्न पूछ लेता है साथियों, चेदी वंश या महामेघवाहन वंश, महामेघवाहन वंश। तो जब साथियों चेदी वंश और महामेघवाहन वंश की जैसी चर्चा होगी साथियों तो आपको नजर आएगा कि सबसे पहले आएगा संस्थापक कौन था, संस्थापक पूछ लेता, संस्थापक। और जब संस्थापक की चर्चा करो तो सबसे पहले संस्थापक की जैसी चर्चा होगी साथियों तो आप देखोगे कि जो महामेघवाहन था यही इसका संस्थापक था, महामेघवाहन, मेघवाहन ये चेदी वंश का संस्थापक होगा साथियों। और इसका जो मेन जहां से प्रश्न साथियों आयोग उठाता है वो है कि इसका प्रतापी राजा, तो सबसे प्रतापी राजा था वो था खारवेल, खारवेल, खारवेल इसका प्रतापी राजा था।
जो चेदी वंश का प्रतापी राजा। और यहाँ अगर लिखना चाहो तो ये उड़ीसा क्षेत्र में था, उड़ीसा में। तो उड़ीसा या उसके आसपास का क्षेत्र वो साथियों आपको नजर आएगा कि जो चेदी वंश का था। और जैसे ही साथियों जो खारवेल था, जो इसके सबसे प्रतापी राजा था, उसकी चर्चा करो तो उसके द्वारा जो उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख जो निर्मित किया गया, उससे पता चलता है कि इसका जो संस्थापक था वो महामेघवाहन था साथियों। तो आप कह सकते हो कि खारवेल का उड़ीसा में खारवेल ने उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी, ये कई बार पूछा गया साथियों, हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण करवाया। और साथियों इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से ये साक्ष्य या ये पता चलता है कि इस जो चेदी वंश है इसका संस्थापक महामेघवाहन था। सॉरी। तो जैसे ही साथियों आपको देखो तो चेदी वंश से यही खारवेल से ही ज्यादा पूछता है। और एक और खारवेल से अगर देखो तो एक खारवेल से एक और पूछ सकता है कि खारवेल ने जो कलिंग में जो नहर निकाली गई थी उसे अपनी सिंचाई में प्रयोग किया या सिंचाई के लिए उन नहरों का प्रयोग किया। और जो आपको यहाँ पे भी एक जो जैसे पॉइंट आएगा कि कलिंग में जो नहर निकाली गई थी, तो आप ध्यान करो जो मैंने महापदम नंद करवाया था नंद वंश का, तो मैंने करवाया था कि इसने नहरों का निर्माण करवाया। तो उसी जो नंद वंश का शासक महापदम नंद था उसने कलिंग में नहरों का जो निर्माण करवाया था, उन्हीं नहरों का प्रयोग ये जो खारवेल है ये सिंचाई के लिए करेगा साथियों, उन्हीं नहरों का प्रयोग। तो एक पॉइंट ये भी है कि खारवेल ने जो नहरों का प्रयोग किया सिंचाई के लिए। तो जैसे ही साथियों आगे बढ़े तो जो चेदी वंश की एक जो चर्चा आप कह सकते हो कि जो चेदी वंश लगभग ऐसा लग रहा था कि चेदी वंश का जो जहाँ से प्रश्न पूछता है, तो इसीलिए मैंने बता दिया। और एक और आ जाता है जैसे खारवेल की चर्चा हो तो एक पॉइंट और ध्यान आगे साथियों उसमें अगर देखें तो इसने उदयगिरी, हाँ मेन आप जो मैं बताऊं खारवेल जैन मतानुयायी था साथियों। तो इसका मैं यहाँ पे ऊपर साथियों लिख देता हूँ कि ये जैन मतानुयायी था, जैन मतानुयायी। और जब जैन मतानुयायी होगा तो साथियों इसने उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों पर जो गुफाएं बनवाई, जिन्हें जैन धर्म को आप कह सकते हो कि पहाड़ियों पर कह सकते हैं कि जैन धर्म के लिए विहार बनवाई या गुफा बनवाई, सीधे सीधे कह सकते हो। तो उदयगिरी और खंडगिरी एक मिनट साथियों, थोड़ा राइटिंग साफ नहीं आ रहा। तो आप कह सकते हो उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों पर विहार बनवाए, जिन्हें जैन धर्म को दान दिया, जैन धर्म को दान किया साथियों। तो आप कह सकते हो कि इन्हें जैन धर्म को दान किया। तो ये खारवेल के लिए ये भी पूछ लेता है कि जो उदयगिरी खंडगिरी की एक बार प्रश्न पूछा गया, वैसे साथियों उदयगिरी खंडगिरी वाला एक ही बार पूछा गया है। लेकिन हो सकता है कि अगर आगे अगर आए हो गए कहीं से भी पूछ सकता है, अगर पूछ लिया एक बार जब प्रश्न पूछ लिया तो हो सकता है कि रिपीट भी कर सकता है, और रिपीट प्रश्न होते ही होते हैं साथियों। इससे आगे की साथियों चर्चा होगी तो आप कह सकते हो कि इससे आगे चर्चा होगी तो अब आ जाएगा साथियों संगम काल, संगम ये कालीन जब व्यवस्था, ये संगम की जब चर्चा होगी तो इससे आगे जैसे हम साथियों बढ़ेंगे तो आप देख लोगे कि संगम काल आ जाएगा। बाकी इसकी जो चेदी वंश तक की जो पीपीटी है, जो पीडीएफ है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। वो मैंने वैसे डल गई होंगी, मैंने अभी चेक नहीं किया, मैंने वो कल ही टीम बोल रही थी कल ही डाल देंगे तो डल जाएगी। तो इससे आगे जैसे ही साथियों बढ़े तो हम कह सकते हैं कि सातवाहन नहीं, संगम काल, संगम कालीन। और संगम कालीन साथियों अगर मैं कहूँ संगम काल से बाकी प्रश्न कहीं से नहीं पूछा जाता, एक जगह साथियों प्रश्न उठाया जाता है, वो है संगम कालीन जो सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक संरचनाएं, वहां से
और आर्थिक भी पूछ लेता है। तो साथियों मैं सोच रहा हूँ कि जो संगम काल की जो चर्चा हो या संगम काल जैसे ही संगम काल की चर्चा हो तो एक राजनीतिक से नहीं पूछता, तो राजनीतिक छोड़कर साथियों हम ईपीसीएस में चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ईपीसीएस क्या है। ईपीसीएस में, और जब ईपीसीएस में चर्चा करेंगे तो इकोनॉमिक, आर्थिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, राजनीतिक, ये मैंने कई बार आपको समझाया साथियों। तो जैसे ही मैं ईपीसीएस लिखा करूँ आप समझ जाया करो। ये कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, और एस साथियों सामाजिक, सामाजिक या सोशल, सामाजिक, ये ईपीसीएस में चर्चा होगी साथियों। तो राजनीतिक से साथियों पूछता नहीं है, राजनीतिक से आज तक प्रश्न ही नहीं पूछा गया। पांड्य शासकों की जब देखोगे सामने से पूछ लेगा तो पांड्य शासकों को कौन सा नाम दे रखा है, तो उनसे नहीं पूछा। मेन पूछता है कल्चर से और सोशल से। तो हम साथियों स्टार्ट करते हैं सामाजिक व्यवस्था से साथियों, कि जो संगम काल की सामाजिक व्यवस्था। तो यहीं पे साथियों हम कह सकते हैं कि संगम काल की जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी जैसे ही चर्चा करेंगे, संगम कालीन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, व्यवस्था साथियों। और जब संगम कालीन सामाजिक व्यवस्था की जैसी साथी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपको एक समझना पड़ेगा। ऐसे पॉइंट हैं जो सामाजिक व्यवस्था से पूछ लेता है। सबसे पहले एक शब्द आता है यहाँ पे महापाषाण। वो आपको दाह संस्कार में जब मैं करवाऊंगा सामाजिक व्यवस्था में वो भी समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले जब महापाषाण शब्द का जिक्र होता है तो महापाषाण से आप ये मत समझना कि महापाषाण का जो अभी तक मैं आपको करवाता आ रहा था कि पाषाण पत्थर होता है तो आपकी समझ में आ रहा हो महापाषाण। यहाँ जो संगम काल मतलब दक्षिण का इतिहास आप कह सकते हो। दक्षिण जो साउथ की राज्य है या साउथ की जो शासक थे उनका जो इतिहास था उसे संगम काल बोला गया है। संगम साहित्य जो बोला जाए उसमें आप देखोगे मेन आता है पांड्य शासक, चोल, चेर, पांड्य ये सब आ जाते हैं। चोला भी ऊपर आ जाते हैं लेकिन संगम काल में चेर और पांड्य ये सब आ जाते हैं। तो इनकी साथी जैसे ही इनकी जब चर्चा होगी तो इसमें जो सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि महापाषाण आता है। महापाषाण शब्द यहाँ पे जो कुछ शब्दावली हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। आप देखो किसान के लिए बेललाल का प्रयोग होगा, उरैयूर होगा। बढ़ई के लिए आप देखोगे बढ़ई के लिए अलग शब्द का प्रयोग होगा, कुम्हार के लिए अलग शब्द का प्रयोग होगा, जो लोहे का काम करने वाले के लिए कोलार का प्रयोग, कोलार शब्द का प्रयोग होगा। तो मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगा टर्मिनोलॉजी। कहीं कभी कभी ऐसा क्या पूछ लेता है साथियों। तो मैं नहीं सोच रहा, मैं नहीं समझ वो कर रहा कि थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं भी पॉइंट किसी को मिले कि सर ने ये तो पोर्शन करवाया नहीं था, तो मैं हर वो पोर्शन लेके चल रहा हूँ कि जहाँ से प्रश्न पिछली 4-5 सालों में कभी भी उठाए गए हैं। तो इस साल भी पूछ सकता है। तो मैं एक एक पॉइंट करवाऊंगा साथियों। बेफिक्र होकर आप इतिहास का मेरे पे छोड़ दो, पूरा टाइम है इतिहास में पूरा करवा के मानूंगा। इतिहास और कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आदित्य सर जैसे ही आएंगे तो आपको यूपी स्पेशल का क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा। और कल से, हाँ कल से मैं आपको बता दूं, कल से आपको डेली 10 या 15 मिनट की मैं 10 या 15 मिनट की एक वीडियो मिला करेगी जिसमें मतलब क्लास ही एक 10-15 मिनट की एक छोटी छोटी क्लास ही करेंगे। जो प्रीवियस ईयर जो हिंदी के नहीं है, हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, तो वो टॉपिक वाइज कि आज विलोम शब्द है कि कल विलोम शब्द। तो सोच रहा हूँ मैं कि टॉपिक वाइज को हफ्ते के हिसाब से कि एक हफ्ते विलोम शब्द करवाए, डेली 15 या 20, डेली 15 या 20, डेली 15 या 20 की जो क्लास है। उससे क्या है कि अगर ज़्यादा बड़ी हम क्लास करेंगे और प्रीवियस ईयर पूछेगा, प्रीवियस ईयर पूछता ही है, तो एक बार पूर्वावलोकन भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर आपको पता भी चल जाएगा कि हिंदी में हम कितना कर रहे हैं। तो वो हिंदी की क्लास के आपको जो मिलेंगे, और वो मैं बता रहा हूँ कि वो लाइव किया करूँगा साथियों। लाइव क्लास चला करेगी उसकी। तो लाइव क्लास का आपको शेड्यूल दे दिया जाया करेगा कि ये इतने बजे से लाइव क्लास रहेगी, 15 मिनट की या 20 मिनट की। उसमें जब प्रश्न करवाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन, आपका और हमारा कम्युनिकेशन भी बना रहेगा उसमें। तो आप जो प्रश्न जो जैसे दिया करेगा तो कुछ सेकंड मिला करेंगे उसका, आपको जैसे आंसर टिक करना है। तो कल से ही साथियों स्टार्ट हो जाएगा 15 या 20 मिनट का। तो उसमें आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन डेली। हम कह रहे हैं या तो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन डेली, या 15 भी कर सकते हैं। कम कम डेली के हिसाब से जब आपको एक टॉपिक वाइज क्लियर होगा तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा और हिंदी भी आपकी तैयार हो जाएगी साथियों। तो हमारी पूरी कोशिश है इस बार आर ओ फतेह करना है साथियों। और मेरे सभी साथी जितने भी मेरी क्लास देख रहे हैं, मेरे जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार सिलेक्शन लेना फाइनल, और कोई विकल्प ही नहीं है अपने पास। अपन विकल्प रखते ही नहीं है एक्स्ट्रा। तो साथियों लगे रहो, मेहनत कस लगे रहो पूरी तरीके से।
बाकी यहाँ मैंने बताया कि हिंदी में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो हिंदी भी जहाँ तक कवर हो जाएगी। इतिहास में करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो साथियों, जो महापाषाण का जिक्र कर रहा था, तो जो महापाषाण बोला जाता है, महापाषाण, महापाषाण जो बोला गया है, महापाषाण, वो साथियों आपको मिलेगा संगम युग में। ये समाधि को बोला गया है, कह सकते हो आप कैसे समाधि, जो समाधि या दाह संस्कार जो होता है ना, उसके बाद जो समाधि बनती है ना, कब्र जिसे बोला जाता है, किसी को जैसे दफना के उसके ऊपर जब कब्र बनाते हैं या जो समाधि बनाते हैं, तो उस समाधि को पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से जो समाधि को या जो कब्र को बनाया गया, तो ये महापाषाण पूछे, मेन बात पूछे तो ये कब्र है साथियों, कब्र के लिए प्रयोग किया गया, कब्र के लिए, इसका कब्र के लिए। और इसमें भी आप देखोगे कि लोहे लोहे का प्रयोग होगा जब कब्र बनाई जाएगी या जो समाधि बनाई जाएगी, उसके आप देखोगे तो लोहे का प्रयोग भी आपको मोटे तौर पर मिलेगा। लोहे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग मिलेगा साथियों इसमें, महापाषाण में। तो ये लौह धातु से संबंधित भी आप कह सकते हो, इसमें मैंने बता दिया लोहे का प्रयोग महापाषाण में। तो एक शब्द था जो आपको बताना था साथियों, मेन एक जो दूसरा, जैसे सामाजिक व्यवस्था में साथियों चर्चा होगी, तो ये तो अभी आगे आ जाएगा, महापाषाण तो दाह संस्कार में करवाऊंगा। मेन यहाँ से आप आ जाएगा साथियों कि इसमें इस वाले जो संगम काल है, इसमें अस्पृश्यता तो थी, इसके सामाजिक जीवन में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता तो मौजूद थी, तो थी, लेकिन वर्ण विभाजन नहीं था, वर्ण विभाजन नहीं था, नहीं था। अस्पृश्यता मौजूद थी लेकिन वर्ण विभाजन नहीं था। और वर्ण विभाजन की जगह साथियों आपको देखने को मिलेगा कि समाज दो भागों में विभाजित था, जिसे बोला जाता था ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। तो आप कह सकते हो कि समाज दो भागों में, समाज दो भागों में, दो भागों में, भागों में समाज दो भागों में विभाजित था, विभाजित था, विभाजित था। और दो भागों में भी जो दो भाग थे, उनमें साथियों आपको नजर आएगा कि एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण, और दूसरे साथियों आपको देखने को मिलेगा गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण। तो साथियों ये आपको देखने को मिलेगा सामाजिक जो मेन आपको अगर मैं समझाना चाहूं तो अस्पृश्यता का मतलब है कि छुआछूत साथियों। तो समाज में छुआछूत नहीं थी, कि जैसे कि आप अपनी जो समाज में जो आप मैंने बताया था कि जो महाजनपद काल से जो अस्पृश्यता आई, उसमें छुआछूत प्रारंभ हुई। तो वो समाज में, संगम कालीन समाज में साथियों आपको छुआछूत नजर नहीं आएगी। वो छुआछूत तो थी, छुआछूत नजर आएगी और एक उच्च स्तर पर नजर आएगी साथियों। मैं उल्टा बोल गया साथियों। तो आपको जो संगम कालीन समाज है उसमें अस्पृश्यता तो नजर आएगी, लेकिन जो वर्ण विभाजन, जो चार वर्णों में अब तक समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, वो आपको नजर नहीं आएगा। बल्कि इसकी जगह पर साथियों आपको नजर आएगा कि जो समाज था वो दो भागों में विभाजित था, दो भागों में, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण साथियों आपको नजर आएंगे। और जैसे इनकी जैसे मेन होता है, इसके बाद जब ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बाद साथियों आपको देखने को मिलेगा तो जो संगम कालीन जैसे होता है ना, कि संगम कालीन की जो संगम काल की जो जानकारी की जो मेन स्रोत है, या कहाँ से जानकारी मिली, तो आप कह सकते हो कि इसकी साहित्यिक स्रोत ज्यादा है, तो इसकी जो जानकारी मिलेगी वो साहित्यिक स्रोतों से मिलेगी। तो मेन कह सकते हो आप साहित्यिक स्रोतों में कि संगम साहित्य था। और एक ये भी लिख सकते हो कि जो महापाषाण स्थल थे, तो अगर जानकारी की स्रोत की जैसे चर्चा करें, यहाँ पे जानकारी अगर डालो तो जानकारी का एक पॉइंट बनाए, तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि संगम साहित्य, संगम साहित्य, साहित्य। और दूसरा साथियों अगर चर्चा करें तो महापाषाण स्थल, महापाषाण स्थल, पाषाण स्थल, स्थलों से। और महापाषाण स्थलों से कैसे साथियों, कि महापाषाण जो स्थल बनाए जाते थे, जो बड़ी बड़ी समाधियां बनाई जाती थी, उन पर पट्टिका लगाई जाती थी, उन पर लोहे का भी प्रयोग था,
और जो महापाषाण जो कब्रें थी उनमें आपके देखने को मिलेगा साथियों कि जो सामान था, जो प्रयोग किया हुआ, जिस इंसान की जो कब्र है, प्रयोग किया हुआ सामान भी उसमें मिलेगा, वस्तुएं और जितना भी जो कह सकते औजार मिले, बर्तन मिले, और किसी भी तरीके की जैसे सामान जो वो प्रयोग करता था, वो सब देखने को मिलेगा साथियों। तो ये आपकी समझ में बैठ जाना चाहिए कि जो संगम कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें अस्पृश्यता मौजूद थी, छुआछूत मौजूद थी। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, आर्टिकल 17 आपको जो फंडामेंटल राइट मिला है, तो वो यही थी कि अस्पृश्यता तो मौजूद थी, लेकिन जो समाज था वो वर्ण विभाजन नहीं था। जो चार वर्ण विभाजन का मतलब जो 4 वर्णों में अब तक जो समाज था वो वर्ण विभाजन नहीं था, बल्कि मैंने आपको अभी समझाया कि समाज 2 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में साथियों। तो इससे आगे जैसे ही आप देखोगे कि जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, तो जैसे ही चतुर्वर्ण व्यवस्था उत्तर भारत में नजर आएगी आपको, जो मैंने आपको करवाया था महाजनपद काल, उसकी जब चर्चा होगी तो चतुर्वर्ण व्यवस्था उत्तर भारत में नजर आएगी। और जैसे ही आप देखोगे कि जो उत्तर भारत से और दक्षिण भारत में जो जाने वाले ब्राह्मण थे, एक और जैसे मैं करवा दूं एक पॉइंट ये और आपको मैं समझा दूं साथियों, तो ये मैं थोड़ा यहीं साफ कर देता हूं, ये वाला पूरा मैं आपको हटा देता हूं साथियों। तो जो संगम कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, इसी में आप देखोगे कि जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण जाते थे, जो ब्राह्मण ब्राह्मण जाते थे, या फिर कह सकते हो साथियों उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत में ब्राह्मण जाते थे, उन्हें आप देखोगे कि उन्हें बेदियार बोला जाता था। उन्हें आप देखोगे तो उन्हें बेदियार साथियों, बेदियार शब्द का प्रयोग किया जाएगा, बेदियार। और ये अगर साफ न नजर आ रहा हो साथियों, बेदियार बोला जाता था साथियों, बेदियार बोला जाता था। जो उत्तर भारत से और दक्षिण भारत में जो आने वाले जो ब्राह्मण थे, उन्हें बेदियार बोला जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो उत्तर भारत से आ रहे हैं ये पवित्र ब्राह्मण नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अंग्रेज आए थे, तो उन्हें जैसे जब उनमें या जो विदेशी जो आएंगे, अभी मैंने आपको करवाया महाजनपद काल में, जब विदेशियों का जो भारतीय जो यहाँ के मूल निवासी उनसे जो संपर्क होगा, तो उन्हें ब्रात क्षत्रिय बोला गया। ऐसे ही साथियों इन्हें जो उत्तर भारत से जो ब्राह्मण जाते थे दक्षिण में, उन्हें साथियों बेदियार बोला जाता था। और जो ब्राह्मणों की बड़ी संख्या में साथियों जो उत्तर भारत से ब्राह्मण बड़ी संख्या में जो लगातार जाते रहते थे, इस प्रक्रिया को साथियों बड़वा प्रथा बोला जाता था। तो एक बड़वा प्रथा की जैसे चर्चा होगी, बड़वा प्रथा, तो आप कह सकते हो कि उत्तर से दक्षिण में लगातार ब्राह्मणों का जाना या जाने की प्रक्रिया को बड़वा प्रथा बोला जाता था साथियों। तो ये साथियों आप नोट कर लेना, ये आपको नोट करना है। पीपीटी में साथियों हो सकता है कि ये ना हो, पीपीटी में अलग हो। तो जैसे ही साथियों और बाकी जो पीपीटी है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में साथियों मिल जाएगी। तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं विराम देते हैं। इससे आगे अभी और रह गए जो मैंने सोचा कि संगम काल थोड़ा कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी जो शब्दावलियां साथियों जो आपको देखने को मिलेंगी, तो उन शब्दावलियों की मैं सोच रहा था कि उन शब्दावलियों की क्या चर्चा करूं। तो जो शब्दावलियां उनके लिए साथियों आपको देखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये मैं बोर्ड पे ही करवा देता हूँ, क्योंकि बाई चांस पूछ लेता है, ज़्यादातर पूछता रहता है। तो फिर कुछ रह गया है तो कल की क्लास में जहाँ तक है पूरा हो जाएगा। आज बोला था कि आज 2 क्लास करूँगा साथियों, पर कुछ तकनीकी खामियों की वजह से एक ही क्लास हो पाई। तो कोई बात नहीं, अपने पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत टाइम है। इतिहास हम पूरा करवाएंगे और विस्तार से करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा साथियों। और चैनल पर कोई नया साथी जुड़ा हो तो कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा बहुत पहुँचाइए जिन जिनको ज़रूरत है ऐसी साथियों के पास। और साथ बने रहने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल साथियों। जय हिंद, राधे राधे।